मुजफ्फर मुजफ्फर। हाँ सर। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। तब अरे पता नहीं, तुम लोग का कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा था, और इससे ये पता चल ही नहीं पाता। हाँ, उस समय आपकी आवाज़ आ रही थी सर, लेकिन हम लोग की आवाज़ आपके पास नहीं जा रही। Party. तनवीर। हाँ मुजफ्फर। हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। लगभग लोग आ जी गए हैं। सर। लोग आ गए हैं। शमशाद का शमशाद ज्वाइन है, तो फिर रिक्वेस्ट भी है शमशाद का। ज्वाइन है सर वो। नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विस की, जो कि गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक में दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विस। एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विस को सबसे पहले हेडिंग बनाइए, एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विस या पेल्विक। एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक। एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 स्टेज में कंप्लीट करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक को। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल जेनाइटल एग्जामिनेशन। इसमें सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल एग्जामिनेशन, इसमें सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटल एग्जामिनेशन, इसमें सिर्फ हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा होता है एक्सटर्नल जेनाइटल एग्जामिनेशन के बाद दूसरा होता है हमारा ये क्या नाम है, इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन विथ पाल्पेशन। दूसरा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन विथ पाल्पेशन। दूसरा होता है इंटरनल एग्जामिनेशन विथ पाल्पेशन। इसी को हम बाई मैनुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बाई मैनुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो हम बाई मैनुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात आती है कि तीसरा जो होता है ये इंटरनल एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलम। इंटरनल एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलम। इसी स्टेज में हम हेल्प ऑफ स्पेकुलम, इसी स्टेज में हम सैंपल वगैरह जो भी होता है, चाहे वो वजाइनल डिस्चार्ज का हो या सर्विक्स के सेल का हो, इंडोमेट्रियम वगैरह का हो, वो इसी स्टेज में कलेक्ट करते हैं। सो सैंपल कलेक्शन कैन बी डन विद इन दिस स्टेज ओनली। सैंपल कलेक्शन कैन बी डन इन दिस स्टेज ओनली। सैंपल कलेक्शन कैन बी डन इन दिस स्टेज ओनली, यानी थर्ड स्टेज में। तो अब जो है हमारा सबसे पहला काम क्या है कि 3 चीजें। एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन पहला, दूसरा जो है पोजीशन, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट। एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन पहला, दूसरा एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन के बाद पोजीशन, और पोजीशन के बाद इंस्ट्रूमेंट। प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, मरीज को गाउन पहनाएंगे या जो ड्रेस पहन रखा है वो उसको लूज कराएंगे। मरीज को गाउन पहनाएंगे सबसे पहले, टू गिव वियर द गाउन, उसको गाउन दीजिए ताकि वो पहने। ठीक है, मरीज को गाउन पहनाएंगे।
मरीज को इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द एग्जामिनेशन, टू इंफॉर्म द पेशेंट अबाउट एग्जामिनेशन, कि कैसे कैसे हम क्या एग्जामिन करने वाले हैं। ठीक है, तो मरीज को इंफॉर्मेशन देंगे कि हम कैसे क्या एग्जामिन करने वाले हैं, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन। ठीक है, तीसरा उससे कंसेंट लेंगे। जो हम चूंकि ये जेनाइटल ऑर्गन एग्जामिन कर रहे हैं, तो अगर हम कंसेंट नहीं लेते हैं, बाज़ औकात लोग इतने अभी भी इंडिया में ये नहीं है जो आपको मेडिकल एब्यूज के चार्जेस में फंसा देंगे। लेकिन जो मेडिकल लॉ कहता है कि अगर आप जेनाइटल ऑर्गन एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीजिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि हम आपके वजाइना में उंगली डालेंगे, या फिर हम आपके एनस में उंगली डालेंगे, या हम आपके वजाइना में जो है ये क्या नाम है स्पेकुलम डालेंगे। इसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। ठीक है, कंसेंट कहते हैं कि उसको बता दिया हमने और उससे साइन ले लिया कि आपके साथ हम ये करने जा रहे हैं, इसकी आप परमिशन देते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। लिख लो इन्फॉर्म्ड कंसेंट। लिख लिया सबने? यस सर। उसके बाद ग्लास प्रॉपर एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक प्रिकॉशन रखेंगे। प्रॉपर एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक प्रिकॉशन रखेंगे। प्रॉपर एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक प्रिकॉशन रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पोजीशनिंग की। तो बेसिकली जो हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं उसमें 3 पोजीशन में एग्जामिन करते हैं। 3 में से कोई एक पोजीशन जो सुटेबल होता है वो कहते हैं। सबसे पहला पोजीशन कहलाता है सिम्स पोजीशन। सबसे पहला पोजीशन कहलाता है सिम्स पोजीशन। सबसे पहला पोजीशन क्या कहलाता है? सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन क्या होता है, कौन बताएगा? नुसरत, नुसरत, नुसरत। यस सर। सिम्स पोजीशन यस सर। उसको मतलब उल्टा लेटाया जाता है सर, मतलब बॉडी जो मतलब फ्रंट साइड जो होता है वो मतलब उल्टा लेटाया जाता है और पैर को थोड़ा मोड़ा जाता है। पैर को थोड़ा मोड़ा जाता है। कौन से पैर को मोड़ा जाता है? एक तो सबसे पहले उल्टा नहीं लेटाया जाता है। ठीक है, चलो निशात तुम बताओ। निशात, निशात कोई बताएगा सिम्स पोजीशन क्या कहलाता है, कैसे होता है? यस सर। मतलब राइट लेफ्ट साइड में सर उसको लेटाया जाता है सर, लेफ्ट साइड पे। सर उसको सोपिन पोजीशन में लेटा देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको पैर को लिथोटॉमी पोजीशन में रख देंगे। तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाते हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में यानी बाएं करवट लेटाते हैं। लेफ्ट लैटरल पोजीशन से मुराद क्या है? बाएं करवट लेटाते हैं। ठीक है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाते हैं। लेटाने के बाद नीचे वाला पैर जो लेफ्ट पैर होता है वो पैर सीधा रखेंगे। वो पैर सीधा रखेंगे और दाहिना पैर नी से बेंड कर देंगे। दाहिना पैर नी से बेंड कर देंगे चेस्ट की तरफ, टुवर्ड द चेस्ट। इसको सिम्स पोजीशन कहते हैं। ओके, लिख लो सिम्स पोजीशन के सामने। ओके। Patient lies on left lateral position. Patient lies on left lateral position.
position. Keep straight her left leg. Keep straight her left leg. And bend And her right leg from the knee toward the chest. From the knee toward the chest. And bend her right leg from the knee toward the chest. Okay, chest. this is called Sims Okay, position. sir. समझ में आया क्या होता है? Hmm. दूसरा होता है डॉर्सल पोजीशन. दूसरा होता है डॉर्सल पोजीशन. ये क्या होता है डॉर्सल पोजीशन? सगुफ्ता. सगुफ्ता. सगुफ्ता परवीन. नो. ओके, चलो कोई बताएगा डॉर्सल पोजीशन क्या होता है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सर पेशेंट को ये सुपीन पोजीशन में लेटा देते हैं सर. ओके, चलो लिखो डॉर्सल पोजीशन. डॉर्सल पोजीशन में क्या कहते हैं? मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं. नॉर्मल सुपाइन लाइंग डाउन पोजीशन में लेटा देते हैं. उसके बाद उसके दोनों पैरों को फैलाकर, उसके दोनों पैरों को थोड़ा फैलाकर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है क्लोज हो जाए और बिल्कुल ऐसे फैल जाए. थोड़ा फैलाकर नी से बेंड करके तलवे पे रखते हैं. नी से बेंड करके तलवे पे रखवाते हैं. फिर हम पीवी करते हैं या वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं. ओके, Yes, sir. हेलो. हाँ हो गया. Yes, sir. ओके, सर तलवों पे रखे, लिटा के सर तलवों पे रखना मतलब. जैसे तलवे पे पैर को तलवे पैर का तलवा जो है ना अपने एग्जामिनेशन टेबल पे सीधा ऐसे जैसे नॉर्मल खड़ा होते हैं ना, वैसे पैर का तलवा रहेगा, लेकिन नी से बेंड किया हुआ रहेगा. ठीक है. जी. ओके, उसके बाद तीसरा पोजीशन होता है लिथोटोमी पोजीशन. लिथोटोमी पोजीशन. लिथोटोमी पोजीशन. Hmm. ठीक है. तो नेक्स्ट होता है लिथोटोमी पोजीशन. ये क्या होता है? ओके, लिखो. मरीज को वैसे सुपाइन पोजीशन में पूरा सीधा लेटाएंगे. पेशेंट लाइज ऑन सुपाइन पोजीशन. and draw her toward the edge of examination table. एग्जामिनेशन टेबल के एज पे, किनारे तक उसके कमर को आगे कर लेंगे. ड्रॉ toward the edge of examination table.
एग्जामिनेशन टेबल में हमारा फुट रेस्ट लगा हुआ होगा, फुट रेस्ट लगा हुआ होगा। एग्जामिनेशन टेबल में हमारा फुट रेस्ट लगा हुआ होगा, उसमें दोनों पैरों को उठा के फिक्स कर देंगे। उसमें दोनों पैरों को फुट रेस्ट में दोनों पैरों को उठाकर हम फिक्स कर देंगे। ये हमारा होता है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन और डॉर्सल पोजीशन में सिर्फ फर्क ये है कि डॉर्सल पोजीशन में पैर हमारा एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर रहता है, जैसे हम जबकि लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है कि पैर को हम ऊपर उठा के फुट रेस्ट पे के ऊपर फिक्स कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके सर। इसके बाद बात आती है इसकी, क्या नाम है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट की। तो इंस्ट्रूमेंट में जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है स्पेकुलम। इंस्ट्रूमेंट। स्पेकुलम कितने टाइप के होते हैं स्पेकुलम? पता नहीं सर, 2-3 टाइप का होता है। कौन बताएगा, कोई बताएगा स्पेकुलम कितने टाइप के होते हैं? एनीबॉडी? नहीं याद है सर, नहीं याद है सर। ओके, सो 2 टाइप के स्पेकुलम होते हैं, 2 टाइप ऑफ स्पेकुलम होते हैं। एक को कहा जाता है कस्को स्पेकुलम और दूसरे को कहा जाता है सिम्स स्पेकुलम। एक को कहा जाता है कस्को स्पेकुलम और दूसरे को कहा जाता है सिम्स स्पेकुलम। सिम्स सर, सिम्स। सिम्स SIM'। मैं अभी पिक्चर ऑनलाइन खोल के दिखाता हूँ कैसा होता है। ठीक है, कस्को स्पेकुलम जो होता है वो एक तरह से सिंपल टाइप स्पेकुलम होता है। इसमें जो है वजाइना में पुट करने के बाद एक वॉल्ट ये होता है, ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर को खींच के नट टाइट कर देते हैं, तो ये कस्को स्पेकुलम होता है। ये देखिए दिख रहा है? नहीं सर, आप देखो। है ना? जी सर। तो कस्को स्पेकुलम कहते हैं। ब्राइटनेस ज्यादा है सर। हाँ अब सही है। कस्को स्पेकुलम कहते हैं। वहीं अगर सिम्स स्पेकुलम की बात करेंगे तो सिम्स स्पेकुलम जो होता है वो फ्लैट सरफेस का होता है। दिख रहा है? जी सर। ये हमारा सिम्स स्पेकुलम है। ठीक है, ये बेसिकली सी शेप में होता है, सी शेप में। ये फ्लैट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप के हमारे स्पेकुलम होते हैं। इसके अलावा और किन चीजों की जरूरत है हमें? रबर या प्लास्टिक गाउन, ग्लव्स, रबर या प्लास्टिक गाउन, ग्लव्स, जेली और लुब्रिकेंट, जेली और लुब्रिकेंट।
जेली और लुब्रिकेंट, अगर कोई किसी तरह का कोई टियर एंड वेयर है तो उसके लिए हमको वॉश करने के लिए सेवलॉन एंड बेटाडीन, सेवलॉन एंड बेटाडीन। हाँ, इन सबसे पहले एक चीज और लिख लो, स्पेकुलम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, शैडोलेस लैम्प और टॉर्च, शैडोलेस लैम्प और टॉर्च, शैडोलेस लैम्प और टॉर्च। शैडोलेस लैम्प और टॉर्च कैसा होता है वो भी दिखा देता हूँ। कोरोना किसको है? कोरोना किसको है? कोरोना किसी को नहीं है, मुझे एलर्जी है, मैंने छींका है। कोरोना बहुत लोगों को टॉर्चर कर रहा है सर। अरे मेरे घर के बगल में हो गया कोरोना। मेरा मोहल्ला सील है, हाँ, ये देखो सर रामगंज सर सील हो गया है। मेरा भी मोहल्ला सील है। जी सर। देखो, दिख रहा है, इसको शैडोलेस लैम्प कहते हैं। इसको शैडोलेस लैम्प कहते हैं। हाँ? संतोष आपको रखना ऑडियो। सर अरे यार कौन आ गया बीच में? क्या दरभंगा का कोई और भी है क्या यहाँ से इसमें? अभी कौन है दरभंगा का? क्या सर? हाँ मैं सर तनवीर। क्या तनवीर दरभंगा का है? यस सर। आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है एग्जामिनेशन करने के लिए। अब अगर एग्जामिनेशन के इस पे बात करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन करेंगे हम। फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन में, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे? एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले चीज देखेंगे कि उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन में हम अगर पेल्विक देखेंगे, सबसे पहले चीज क्या देखेंगे? पेल्विक। पेल्विक पे कोई स्कार, टियर, ट्रॉमा मार्क तो नहीं है। पेल्विक पे कोई स्कार, टियर और ट्रॉमा मार्क्स तो नहीं है। एब्डोमिनल वॉल जो है पेल्विक का वो स्मूथ है या उस पे स्ट्राई है, यानी स्ट्राई किसको कहते हैं? उसमें स्ट्रे हो जाता है, इस तरह का मतलब क्या बोलते हैं, फटे वाला जैसा होता है, प्रेगनेंसी मार्क, टच कर जाता प्रेगनेंसी मार्क। है। यस ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे। इसके बाद हम प्यूबिक हेयर देखेंगे, प्यूबिक हेयर देखेंगे और उसका ग्रोथ और पैटर्न देखेंगे। प्यूबिक हेयर उसका ग्रोथ और पैटर्न देखेंगे। अमूमन तक ओल्ड एज में क्या होता है, मिडिल एज, प्यूबर्टी वाली जो एज होती है उस एज में नॉर्मली कर्ली टाइप अपवार्ड मूवमेंट, वेल कॉम्पैक्ट हेयर होता है। प्यूबिक हेयर नॉर्मली वेल कॉम्पैक्ट हेयर होता है, जो कर्ली होता है, अपवर्ड कर्व होता है। ओके, हेलो। लेकिन कुछ ओल्ड लेडी में या कुछ ऐसे एशियन पार्ट्स हैं, जैसे चाइना का कुछ पार्ट्स है, इसके अलावा हमारा जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब जगहों का कुछ पार्ट्स है जहाँ पे बहुत
जो है कम प्यूबिक हेयर पाया जाता है, स्पर्स टाइप, बहुत हल्का। ओल्ड लेडी में तो झड़ जाता है, लेकिन कुछ पार्ट्स है जहाँ पे, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया और चाइना का कुछ पार्ट्स वगैरह है, यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है। ये बहुत ही कम हेयर, प्यूबिक हेयर रहता है, स्पर्स रहता है हेयर, स्पर्स या स्कैटर्ड रहता है, बहुत हल्का होता है। ओके, ठीक है। प्यूबिक हेयर के बाद, प्यूबिक हेयर के बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद सीधे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लिबिया मेजोरा। हाँ, लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई लेडी है और किसी तरह का जो है, ये नहीं है, स्पेशली नल्ली पाराज है, तो उसमें दोनों लिबिया मेजोरा आपस में जुड़ा हुआ होता है, थिक होता है, थिक होता है, थिन नहीं होता है, थिक होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, और पिंकिश या स्किन कलर लिए हुआ होता है। पिंकिश या जो उसका स्किन कलर होता है वो कलर का होता है। दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन में होता है, लेकिन मल्टीपारस वोमेन में थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ होता है। लिबिया मेजोरा थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लिबिया मेजोरा क्या होता जाता है? थिन होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है? लिबिया मेजोरा थिन होता जाता है। तो इसको एसेस करेंगे। इसके बाद अगर कोई जो है उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या अल्सर तो नहीं है, या वार्ड्स तो नहीं है, या रैशेस तो नहीं है, उसको रूल आउट करते हैं। तो इन्फ्लामेशन, अल्सर, वार्ड्स या रैशेस को रूल आउट करते हैं। ओके, इसके बाद बात करेंगे अगर, तो लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा जो है, लिबिया माइनोरा अमूमनतः ये थिन होता है, पिंकिश होता है, पिंक होता है एंड स्मूथ होता है। लिबिया माइनोरा अमूमनतः थिन होता है, पिंकिश होता है, स्मूथ होता है, इनसाइड ऑफ लिबिया मेजोरा रहता है, इनसाइड ऑफ लिबिया मेजोरा होता है, इनसाइड ऑफ लिबिया मेजोरा होता है। ठीक है, लेकिन फिर इस पे भी हम क्या देखेंगे? वही कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, यानी इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या फिर जो है कोई अल्सर तो नहीं है। उसका कलर नोट करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये भी जो है डार्कर कलर होता जाता है। डार्कर कलर, पिंक से ये डार्कर कलर होता जाता है, ब्राउन और फिर ब्लैक तक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो स्मूथनेस है वो रफ हो जाता है, स्मूथनेस रफ हो जाता है, और अमूमनतः ये मॉइस्ट हुआ करता है। नॉर्मली ये मॉइस्ट हुआ करता है, लेकिन लेटर एज में जाने के बाद आफ्टर द 50 ये ड्राई हो जाता है और आगे की ओर समटाइम लटक जाता है। आगे की ओर समटाइम लटक जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है लिबिया माइनोरा के बाद हम क्या चेक करते हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में बेसिकली हम उसका साइज एसेस करते हैं, साइज एसेस करते हैं और उसका पोजीशन एसेस करते हैं। क्लाइटोरिस में बेसिकली सिर्फ उसका हम साइज एंड पोजीशन एसेस करते हैं, साइज एंड पोजीशन एसेस करते हैं। इनकेस साइज एंड पोजीशन एसेस करते हैं,
इनकेस किसी तरह का इन्फ्लामेशन है या उसके आसपास में भी इन्फ्लामेशन है तो उसके पोजीशन में भी चेंजेस आएंगे, और क्लाइटोरिस में इन्फ्लामेशन है तो फिर मोस्टली यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ करता है, मोस्टली यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ करता है। ठीक है, ओके। मोस्टली यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ करता है। तो क्लाइटोरिस के बाद फिर हम क्या ये कहते हैं, फिर हम एग्जामिन करते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग पे को हम कैसे चेक करते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग का सबसे पहले वहां स्वेलिंग देखते हैं, सबसे पहले वहां स्वेलिंग देखते हैं। दूसरी चीज, कोई यूरिन डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, लीकिंग ऑफ यूरिन देखते हैं। इसके अलावा एक दो बार कफिंग करवाते हैं, इसके अलावा एक दो बार कफिंग करवाते हैं। कफिंग से हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को रूल आउट करते हैं, कफिंग से हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को रूल आउट करते हैं। ओके, अच्छा मुझे कोई बताएगा इनकॉन्टिनेंस कितने टाइप के होते हैं? इनकॉन्टिनेंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले ये बताओ कि इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? तनवीर, तनवीर, यस सर। यस सर। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? नहीं पता है सर। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है सीधे सीधे अनेबल टू होल्ड। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? अनेबल टू होल्ड। अनेबल टू होल्ड। ओके, लिख लो इनकॉन्टिनेंस का भी, जी सर। अनेबल टू होल्ड। अब इनकॉन्टिनेंस के टाइप भी लिख लो, इसके 3 टाइप होते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, URGE, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस के बाद यूरिन साथ में लगाते जाना, नहीं तो पता चला कि स्टूल का भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ना? तो यूरिन साथ में लगा। तो दूसरा होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और तीसरा होता है कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस। कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस, कंप्लीट। कंप्लीट। निहाल साहब अटेंडेंस बनाने के लिए आ गए। चलो, तो ये तीनों कैसे कैसे होता है? एक सिंपल समझो, किसी को पेशाब लगा, अब एकदम सा भी पेशाब लगा, उसको वो होल्ड ही नहीं कर पाया, जहां सा भी पेशाब लगा वो होल्ड नहीं कर पाया, खुद ब खुद निकल गया पेशाब। ये हो गया अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, दूसरा हो गया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कोई वजन का सामान उठा लिया, खांसी किया, या फिर कोई बहुत ज्यादा एकाएक डर गया, उसकी सूरत में। डर की वजह से अक्सर सुने होंगे ना कि पेशाब निकल जाता है, तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ठीक है, तीसरा होता है कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है, अपने यहाँ एक प्रोफेसर है जो कि कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस का केस है। अपने यहाँ एक प्रोफेसर है जो कि कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस का केस है। बताओ कौन है वो? नूरुल सर। ना, तौहीद सर, तौहीद हाँ, किबरिया सर। ये किसने बोला? बिल्कुल सही बात है, तौहीद की वजह से। नेहाल सर। हाँ, अटेंडेंस वाला सर। अटेंडेंस वाला है। चलो, तो ठीक है। तो कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है?
एकदम कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लडर टोन हो जाता है, जिसकी वजह से जरा सा भी यूरिन जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे निकलता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लडर का ब्लडर के एग्जामिनेशन में। तो सॉरी यूरेथ्रल ओपनिंग में तो लीकिंग ऑफ यूरिन देखते हैं। इसके अलावा और क्या देखते हैं, उसका ओपनिंग पे कोई ये तो नहीं है, अदर कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। लीकिंग ऑफ यूरिन के बाद अदर कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। समटाइम पस डिस्चार्ज या ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, मौजूद हो सकता है। पस डिस्चार्ज या ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसी सूरत में यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी या फिर इंफेक्शन होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी या इंफेक्शन होगा। फर्स्ट डिस्चार्ज अमूमनतः एसटीडी में हुआ करता है। फर्स्ट डिस्चार्ज अमूमनतः एसटीडी में हुआ करता है, सिफिलिस में, कॉमनली सिफिलिस में। ठीक है, और इसके अलावा इसका प्रोलैप्स टाइप भी, वो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज किया हुआ हो सकता है। बल्जिंग ऑफ यूरेथ्रल मीटस हो सकता है। बल्जिंग ऑफ यूरेथ्रल मीटस हो सकता है। ये अमूमनतः वेरी ओबेज लेडी में मिलता है। ये अमूमनतः वेरी ओबेज लेडी में मिलता है, यानी मॉर्बिड ओबेसिटी वाले लेडी में मिलता है। मॉर्बिड ओबेसिटी वाले लेडी में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन में यूरेथ्रल ओपनिंग का, यानी यूरेथ्रल मीटस का। यूरेथ्रल मीटस के बाद बात आती है वजाइनल ओपनिंग की। वजाइनल ओपनिंग की बात आती है। वजाइनल ओपनिंग में सबसे पहले उसका शेप देखते हैं। नॉर्मली नल्ली पाराज में जो होता है वजाइनल ओपनिंग का शेप अमूमनतः क्लोज रहता है। अमूमनतः क्लोज रहता है। इस तरह से दोनों फिंगर अमूमनतः क्लोज होता है, लेकिन अगर कोई मल्टी पारा है तो उसमें स्लाइटली ओपन होता है। स्लाइटली ओपन होता है। नल्ली पारा में अमूमनतः इस तरह से क्लोज होता है, जबकि अगर मल्टी पारा है तो स्लाइटली ओपन होता है, बाइफर्केशन होता है। ओके, शेप पे ये देखने के बाद शेप पे हम क्या देखते हैं, शेप के बाद कि हाइमेन प्रेजेंस है या नहीं। जाहिर सी बात है, अगर गर्ल है और ये क्या नाम है आपको, गर्ल है या ये है क्या नाम है, वर्जिन है, तो हाइमेन प्रेजेंस होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अदर वजह भी है हाइमेन क्लियर होने का। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हाइमेन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। ठीक है, तो हाइमेन को देखेंगे वो प्रेजेंस है या नहीं है, बस इतना हमको देखना है। क्योंकि अगर हाइमेन प्रेजेंस है तो समटाइम वेरी थिक हाइमेन जो है वो समटाइम वेरी थिक हाइमेन जो है वो डिसमेनोरिया काउज कर सकता है, या ओलिगोमेनोरिया काउज कर सकता है, या एमेनोरिया काउज कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि